हम कश्मीर के राजवंश डिस्कस कर रहे हैं। जब हम कश्मीर में चलते हैं तो हमको 3 वंशों के बारे में इतिहास पढ़ना पड़ता है। 3 वंशों के क्रम से लेकर के भी क्वेश्चन आपको आता है। क्रम से लेकर के क्वेश्चन क्या आएगा कि कौन सा दूसरा, कौन सा पहला, कौन सा तीसरा है, या फिर सही क्रम पूछ देते हैं कि कश्मीर के राजवंशों में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है। ठीक है, जब क्रम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहला क्रम क्या रहेगा आपका? कारकोट वंश। कश्मीर में 3 वंश मुख्य हैं जिनको हम पढ़ेंगे। पहला उसका नंबर आता है कारकोट वंश। पहला किसका नंबर आता है? कारकोट वंश। दूसरे में हम कौन सा वंश पढ़ेंगे? उत्पल। और लास्ट में कौन सा वंश देखते हैं हम? लोहार वंश। तो कारकोट, उत्पल और लोहार, यही है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। पहले पे कौन आएगा? कारकोट, दूसरे पे और तीसरे पे। अच्छा, आपको जानकारी कहाँ से मिलती है इसकी? इसकी जानकारी हमको देती है राज तरंगणी। यहाँ से भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज तरंगणी में निम्न में से किस भारतीय राज्य का इतिहास है या किसके बारे में जानकारी देती है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? कश्मीर। कुल मिलाकर के 3 राज तरंगणी का मैं जिक्र करूंगा। जो पहली राज तरंगणी है वो कल्हड़ के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा? कल्हड़। जब हम कारकोट वंश में जाते हैं, ठीक है, कारकोट वंश में, तो कारकोट वंश के जो संस्थापक हैं वो है दुर्लभवर्धन। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन कारकोट वंश की स्थापना करते हैं कश्मीर में। और इन्हीं के शासन काल में कौन आए थे? हुएनसांग आए थे। हुएनसांग के बारे में मैंने आपको बताया, हर्षवर्धन के शासन काल में वो आया था। हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन आए थे? हुएनसांग। और यही हुएनसांग पुलकेशिन सेकंड के में भी चला गया था, है नहीं? और यही हुएनसांग नरसिंह के में भी चला गया था। तो ये शासक आपको याद रखने हैं कि हुएनसांग गया कहाँ कहाँ था। जो प्रमुख शासक है वो ये है। कश्मीर के राजवंश में किसका नाम आ जाएगा? दुर्लभवर्धन। ठीक है, कश्मीर के राजवंशों में दुर्लभवर्धन। इससे पहले हम हर्षवर्धन, पुलकेशिन सेकंड और नरसिंह को हम देख चुके हैं। नरसिंह प्रथम, है नहीं, जिसने किसको हराया था? नरसिंह प्रथम ने किसको हराया था? पुलकेशिन सेकंड, है नहीं। हर्षवर्धन को पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और पुलकेशिन सेकंड को किसने हराया था? नरसिंह प्रथम ने हराया था। ठीक है, तो कश्मीर में ऐसा कौन सा राजा है जिसके टाइम पे कश्मीर में हुएनसांग गया था? तो वो है आपका दुर्लभवर्धन। 627 ईस्वी की बात है। ठीक है, इसके बाद कौन बैठता है? तारापिंड क्रूर बैठता है। कौन बैठता है? तारापिंड। तारापिंड क्रूर के बारे में कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, इससे अगला जो शासक बैठता है उसका नाम है ललितादित्य। क्या नाम है? ललितादित्य। ललितादित्य कन्नौज के शासक। ललितादित्य क्या करता है? कन्नौज के शासक हैं। कन्नौज के शासक का नाम है यशोवर्मन। यशोवर्मन की सहायता से तिब्बतियों को क्या कर देता है? हरा देता है। और बाद में इसका जो विवाद है यशोवर्मन से भी हो जाता है। तो फिर ये बाद में किसको हरा देता है? यशोवर्मन। पहले यशोवर्मन जो कन्नौज में कौन सा वंश है? चंदेल वंश। चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन की सहायता से तिब्बतियों को हरा देगा। और तिब्बतियों को हराने के बाद विवाद होगा इसका यशोवर्मन से, और बाद में किसको भी हरा देगा? यशोवर्मन को भी हरा देगा। अब क्या होता है, ये क्या क्या काम करता है? ललितादित्य कश्मीर के कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक है और सबसे योग्य शासक है। इसने क्या क्या काम किए? पहला काम तो यही है कि इसने तिब्बतियों को हरा दिया था। किसकी मदद से? यशोवर्मन की मदद से। और बाद में यशोवर्मन को भी हरा दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है इसका मार्तंड मंदिर। कश्मीर में एक सूर्य मंदिर है, उसका नाम है मार्तंड मंदिर। इसकी स्थापना भी किसने करी थी? आपकी ललितादित्य। कश्मीर में एक नगर है परिहासपुर नगर। कौन सा नगर है? परिहासपुर नगर की ये क्या करता है? स्थापना करता है। कश्मीर के परिहासपुर नगर की स्थापना करता है। कौन करता है? आपका ललितादित्य। अगर गुप्तों के बाद आप बात करो कि सबसे विस्तृत साम्राज्य कौन था, तो ये आपका गुप्तों के बाद विस्तृत साम्राज्य और विस्तृत जीत किसने की थी? ललितादित्य ने की थी। कारकोट वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? ललितादित्य। अब आ जाते हैं किसकी तरफ? अंतिम शासक की तरफ। अंतिम शासक का नाम है जयपिंड। 770 से 810 के बीच में कारकोट वंश का अंतिम शासक आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है, क्या नाम है? जयपिंड। ठीक है, जयपिंड कश्मीर के कारकोट वंश का अंतिम शासक हो जाता है। पहला कौन था? दुर्लभ। कौन था? दुर्लभवर्धन। इसके कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई है? हुएनसांग गया। हुएनसांग गया। उधर से कौन कौन है बता दो? हर्षवर्धन, पुलकेशिन सेकंड, नरसिंह प्रथम। सही है ना? और इसके बाद कौन बैठता है? तारापिंड क्रूर। कौन बैठता है? तारापिंड क्रूर। इसके बाद कौन बैठता है? ललितादित्य। कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? ललितादित्य। क्या क्या काम किए इसने बताओ? कन्नौज के चंदेल वंश के यशोवर्मन की सहायता से किसको हरा डाला? तिब्बतियों को। और फिर किसको हरा डाला? यशोवर्मन।
ठीक है, पहला ये काम करा। दूसरा, कश्मीर में एक मंदिर है मार्तंड मंदिर का, ये क्या करता है, निर्माण करता है। और एक शहर बसाता है, शहर का नाम क्या है, परिहासपुर नगर की स्थापना किसने करी थी, ललितादित्य। किसने करी थी, ललितादित्य। गुप्तों के बाद सबसे विस्तृत जो साम्राज्य देखने को मिलता है वो किसका मिलता है, इसका, है नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतापी शासक कहा जाता है। कारकोट वंश का अंतिम शासक कौन है, कौन है, जयपिंड। ठीक है, अंतिम शासक है जयपिंड, इसको बिनादित्य भी कह देते थे। टाइम का समय काल क्या है इसका, 770 से 800। इस वंश के अवशेषों पर ही नया वंश स्थापित होता है। उस वंश का नाम है आपका कौन सा, उत्पल वंश। ठीक है, कौन आएगा, उत्पल। पहला कौन सा है, कारकोट, दूसरा कौन सा है, उत्पल। ठीक है, कारकोट वंश के बाद हम देखेंगे उत्पल वंश। उत्पल वंश की अगर आप संस्थापक की बात करो तो इसकी संस्थापक है अवंती वर्धन। 855 से 883 ईस्वी इसका क्या है, कार्यकाल है। इसका नाम क्या है, अवंती वर्धन। तो ये अवंतीपुर नगर की क्या करता है, स्थापना करता है। इसके दरबार में एक से एक विद्वान कवि थे जिनके नाम है रत्नाकर, आनंदवर्धन और आपका हरिविजय और धवन्य लोग। रत्नाकर, आनंदवर्धन, हरिविजय और धवन्य लोग कौन कौन है बताओ, रत्नाकर, आनंदवर्धन और हरिविजय और धवन्य। ठीक है, ये चार महान दरबारी थे इसके। अच्छा, इसने कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। कृषि के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या था, इसके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम है सुय। क्या नाम है, सुय। किसके दरबार में था, अवंती वर्धन के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम है सुय। ये सुय सिविल इंजीनियर था। क्या था, सिविल इंजीनियर। अब जहां क्षेत्रों में पानी की सप्लाई नहीं थी, उस पानी की सप्लाई के लिए कैसे पानी पहुंचा जाए, वहां पे पहुंचाया जाए, इसके लिए सुय की मदद से इसने नहरें खुदवाई। कश्मीर में जहां तहां क्या खुदवाई, नहरें, पानी वहां तक पहुंचाया गया। दूसरी एक समस्या और कश्मीर में देखने को मिली कि जब बारिश होती है तो बारिश के समय पर या बर्फ ज्यादा पिघलती है तो बर्फ ज्यादा पिघलने के समय पर, आपको मैंने भूगोल में पढ़ाया था कि बूलर झील से कौन सी नदी निकलती है, झेलम। झेलम आ रही ना उधर शेषनाग से और आपका बूलर झील से होते हुए, है नहीं। तो बूलर झील से होते हुए कौन सी आ रही थी, झेलम। झेलम में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या आ जाता था, पानी आ जाता था। और जब पानी आएगा तो वो किस झील में इकट्ठा हो जाएगा, बूलर झील में। तो बूलर झील में इतना पानी इकट्ठा हो जाता था कि वहां पे क्या आ जाती थी, बाढ़ आ जाती। बूलर झील से भी एक क्वेश्चन आता है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बूलर झील। ठीक है, कश्मीर में पड़ती है, कौन सी नदी से बन रही है, झेलम से। तो उसमें क्या आ जाता था, पानी आ जाता था, बहुत ज्यादा पानी आ जाता, बाढ़ हो जाती थी, तो लोगों को वहां पे समस्या का सामना करना पड़ता था। अब इसने क्या किया, मान लो ये क्या है, बूलर झील है, ये क्या है, बूलर झील है, और ये झेलम आ रही है ऊपर से, इधर से क्या आ रही है, झेलम। इसने झेलम नदियों से कई सारी नहरें और वितरिकाएं क्या कर दी थी, खुदवा दी थी। बूलर झील में घुसने से पहले ही झेलम नदी से कई सारी क्या निकलवा दी थी उसने, वितरिकाएं, जिससे झेलम नदी का पानी क्या हो गया, बट गया। और बूलर झील में क्या, बाढ़ आने की संभावना क्या हो गई, खत्म हो गई, बाढ़ आना क्या हो गया, बंद हो गया। ये किसकी मदद से किया था, सुय। तो सुय नामक मंत्री जो एक अभियंता था, वो किसके दरबार में था, आपका अवंती वर्धन के। इसके बाद क्या आपको देखेंगे, आपको देखने को मिलता है शंकर वर्धन। शंकर वर्धन बहुत ही प्रजा को सताने वाला शासक था, इसलिए इसको प्रजा पीड़क कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रजा पीड़क। 885 से 902 ईस्वी में इसका क्या है, कार्यकाल है, देखने को मिलेगा। शंकर वर्धन को प्रजा पीड़क कहा जाता है क्योंकि प्रजा को इसने काफी सताया, टैक्सेस लगाए और उनको छोटी छोटी सी बातों पर बड़े बड़े दंड दी। ठीक है, प्रजा इसके काल में क्या थी, दुखी थी। इसके बाद आपको मिलेंगे गोपाल वर्धन। कौन मिलेंगे, गोपाल वर्धन। गोपाल वर्धन अल्पवयस्क थे और इसके शासनकाल, अल्पवयस्क मतलब कि बुद्धि से भी और आयु से भी छोटा था गोपाल वर्धन। गोपाल वर्धन की एक संरक्षक बनती है, महिला संरक्षक, उनका नाम क्या है, सुगंधा। सुगंधा इसका शासन काल संभालती है, लेकिन इसके शासन काल में क्या हो जाती है, अशांति देखने को मिलती है। अशांति इस प्रकार देखने को मिलती है कि इसकी हत्या कर दी जाती है और सुगंधा की भी हत्या कर दी जाती है। और गद्दी पर कौन बैठता है फिर, यशस्कर। कौन बैठता है, यशस्कर। ठीक है, यशस्कर के बाद आपको देखने को मिलेगा पूर्णगुप्त। पूर्णगुप्त का एक बेटा है जिसका नाम है क्षेमगुप्त। पूर्णगुप्त के बेटे का नाम क्या है, क्षेमगुप्त। क्षेमगुप्त क्या है, आलसी है, एक नंबर का आलसी है। उसको कुछ नहीं करना, बस खाना पीना है, तो कोई प्रजा का ध्यान नहीं रखना, कुछ नहीं करना, इस मौके का फायदा उठा करके। अच्छा, उसकी शादी कर दी जाती है। उसकी शादी किससे करती है, इसको देखा कि ये तो आलसी है, और जो आलसी होता है, कामचोर होता है, माँ बाप उसका इलाज भी बढ़िया करते हैं। तो उसकी जो है शादी एक लंगड़ी महिला से करा दी जाती है। फिजिकली चैलेंज थी एक महिला, मतलब पैर से थोड़ा सा प्रॉब्लम था,
जिनका नाम है दिद्दा। क्या नाम है? अब दिद्दा आई, दिद्दा ने देखा कि ये तो बेकार है, इसके बस की बात कुछ नहीं, तो शासन की बागडोर कौन संभालती है? अब दिद्दा। और दिद्दा इतनी क्रूर है शासन को लेकर के कि उसने अपने पुत्र को भी लगा दिया ठिकाने, पुत्र को मार डाला और 3 पुत्रों को मार डाला शासन के लिए। किसने? दिद्दा ने। और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही भयंकर क्या थी ये? शासिका थी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर की चुड़ैल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महमूद गजनवी ने क्या आक्रमण किया भारत पे? ये वही है जो सोमनाथ मंदिर लूट करके ले जाता है गुजरात का। तुम्हें पता है वो गुजरात क्यों गया? उसका कारण ये दिद्दा है। सबसे पहले महमूद गजनवी कश्मीर के रास्ते से आने वाला था। उस समय पे उसकी सेना में 32,000 सैनिक थे और महमूद गजनवी, जिसको अभी हरा ही नहीं था किसी ने, लेकिन महमूद गजनवी ने पहला रास्ता कश्मीर का पकड़ा था। अब ये कश्मीर का रास्ता पड़ता है, कश्मीर तुमको पता है पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाकों की जानकारी है वो पहाड़ी सैनिकों को ही होगी। मात्र 500 सैनिकों की सहायता से महमूद गजनवी को धूल चटा डाली और इस बुरी तरीके से हराया कि वो भाग करके कौन सा रास्ता पकड़ लिया उसने? गुजरात वाला। फिर वो गुजरात रास्ते से गया था। इसी रानी दिद्दा पर एक मूवी भी बनी है कंगना रनौत की, मणिकर्णिका मूवी इसी पे बनी है, रानी दिद्दा पर। तो ये रानी दिद्दा इससे शादी हो जाती है। किससे शादी हो जाती है? क्षेमगुप्त से। और ये शासन की बागडोर संभालती है 980 ईस्वी में, और शासन के लिए इतनी महत्वाकांक्षी रहती है कि अपने पुत्र और पौत्रों को ठिकाने लगा देती है। ये इतना क्रूर होने का इसका कारण यह है कि इसके घर वालों ने इसको घर से निकाल दिया था, इसकी क्रूरता को देखकर। ये घर से निकली, शादी हो गई। आज भी कश्मीर में बड़ी बहन को दिद्दा कहा जाता है। तो जो सबसे बड़ी बहन होती है उसको क्या कहते हैं? दिद्दा। क्यों कहते हैं जानते हो? कि ये दिद्दा मेरी क्या करेगी? रक्षा करेगी। लड़कों पे विश्वास नहीं है, बड़ी बहन पे विश्वास है। किससे कंपैरिजन की जाती है? दिद्दा से। काट डालेगी, फाड़ डालेगी, कोई भी आएगा मुझ पे आ जाएगी। तो कश्मीर में बड़ी बहन को अभी भी क्या कहा जाता है? दिद्दा कहा जाता है। दिद्दा का कोई अपना पुत्र नहीं था, लेकिन उसका एक भतीजा था। दिद्दा का एक भतीजा था, इसकी कोई संतान नहीं थी। भतीजे का नाम है संग्राम राज। और इसके बाद 1030 में लगभग इसकी मृत्यु हो जाती है दिद्दा की। तो संग्राम राज क्या करेगा? एक नए वंश की स्थापना कर देगा। उस वंश का नाम है लोहार वंश। तो लोहार वंश की स्थापना किसने करी थी? संग्राम राज। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ आपको उत्पल वंश के लिए। देखो, कारकोट वंश में हमने क्या देखा था? हमने संस्थापक देखा दुर्लभ वर्धन, उसके शासन काल में हर्षवर्धन हुएनसांग आया था। कौन आया था? हुएनसांग आया था। तारापिंड क्रूर, इससे कुछ जानकारी नहीं है। ललितादित्य, ये कन्नौज के शासक क्या नाम है? यशोवर्मन की सहायता से तिब्बतियों को हराता है और इस यशोवर्मन को भी हरा देता है। ये चंदेल शासक है। यशोवर्मन कौन है? चंदेल शासक। ठीक है, ये सबसे प्रतापी शासक है ललितादित्य। कारकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? ललितादित्य। ये मार्तंड मंदिर जो सूर्य मंदिर है कश्मीर में, उसका निर्माण करता है और परिहासपुर नगर की स्थापना करता है। गुप्तों के बाद विस्तृत जानकारी मिलती है साम्राज्य की, तो सर्वाधिक विस्तृत जानकारी साम्राज्य किसका है? ललितादित्य का। ठीक है, ललितादित्य के बाद अंतिम शासक बैठेगा, उसका नाम है आपका जयपिंड, जिसको विनयदित्य भी कह देते हैं। जयपिंड बैठता है। इसके बाद हम उत्पल वंश देखते हैं। उत्पल वंश के संस्थापक कौन हो गए आपके? अवंती वर्मन। अब क्योंकि इनका नाम अवंती वर्मन है तो ये कौन से नगर की स्थापना करेंगे? अवंतीपुर नगर की स्थापना कर देंगे। दरबारी हैं इनके कौन कौन? रत्नाकर, आनंदवर्धन और हरिविजय धवन्य लोग, ये 4 इसके क्या है? दरबारी कवि है। ठीक है। कृषि के लिए सूय नामक मंत्री की सहायता से इसने बुलर झील से पहले झेलम से वितरिकाएं खुदवा दी थी और बहुत सारी नहरें भी इसने खुदवाई थी सिंचाई के लिए। बाढ़ से बचने के लिए झेलम में वितरिकाएं और सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई थी। इसके बाद एक क्रूर शासक बैठता है शंकरवर्धन, जिसको हम प्रजा पीड़क के रूप में जानते हैं। इसके बाद कौन बैठता है? गोपाल वर्धन। गोपाल वर्धन अल्पवयस्क था तो उसकी संरक्षिका बनती है सुगंधा नाम की महिला। लेकिन इन दोनों को बाद में, क्योंकि शासन में क्या आ गई? अशांति आ गई, तो इन दोनों को क्या लगा दिया गया? ठिकाने लगा दिया गया। और गद्दी पर कौन बैठा फिर? यशस्कर। कौन बैठा? यशस्कर। ठीक है, यशस्कर के बाद बैठता है पूर्णगुप्त, और पूर्णगुप्त के बाद बैठता है उसका बेटा, उसके बेटे का नाम है क्षेमगुप्त। तो रानी दिद्दा के पति का नाम क्या था? क्षेमगुप्त। ठीक है, क्षेमगुप्त आलसी नंबर का, 1 नंबर का क्या था? आलसी था। इसका विवाह रानी दिद्दा से कर दिया जाता है। दिद्दा महत्वाकांक्षी थी, वो बागडोर संभालती है शासन की, और वो गद्दी पर बैठ जाती है और इसको एक साइड कर देती कि चल तू आलसी कर, मैं सत्ता संभालती हूँ। दिद्दा पहली ऐसी शासक है जिसने महमूद गजनवी को मात्र 500 सैनिकों की सहायता से 35,000 सेना को कश्मीर से खदेड़ दिया बुरी तरीके से। फिर महमूद गजनवी ने कहाँ का रास्ता पकड़ा था? गुजरात का रास्ता पकड़ा था।
तो ये हराने वाली एकमात्र शासिका है। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद इसका जो भतीजा है, भतीजे का नाम है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह बागडोर संभालेगा और एक नए वंश की स्थापना करेगा। उस वंश का नाम है लोहार वंश। ठीक है, कश्मीर में अब आपको तीसरा वंश देखने को मिलता है, लोहार वंश। तो लोहार वंश के संस्थापक कौन हो गए? संग्राम सिंह। कौन हो गए? संग्राम सिंह। तो शासक हो गए संग्राम सिंह। इसके बाद बैठते हैं अनंत। संग्राम सिंह के बाद कौन बैठते हैं? अनंत राज, जो बृहत कथा मंजरी के लेखक, क्या नाम है उनका? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र का संरक्षण प्राप्त थे। इनको किनका संरक्षण था? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र कौन है? बृहत कथा मंजरी के लेखक। ठीक है, मंजरी के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। मंजरी, क्षेमेंद्र, मंजरी, क्षेमेंद्र, ये ही संरक्षक बनते हैं किसके? अनंत राज के। अनंत राज के बाद अनंत राज का पुत्र गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम क्या है आपका? कलश। कौन बैठेगा? कलश। जिन शासकों के बारे में जानकारी नहीं है, नहीं प्राप्त है अधिक, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वहां से कोई डेटा नहीं है, उनको मैंने केवल शासक के क्रम में लिखवा दिया है। कलश बैठता है गद्दी पर। कौन बैठता है? कलश। ये कलश कौन था? अनंत राज का पुत्र था। इसके बाद हम देखने को मिलता है हर्ष। ये हर्षवर्धन नहीं है, कभी आप हर्षवर्धन से इसकी कंपैरिजन करो। ठीक है, ये कश्मीर वाला हर्ष है। इसको कहा जाता है कश्मीर का नीरो। नीरो एक गाली है, ऐसा कहते हैं। जब रोम जल रहा था तो नीरो मजे ले रहा था। 54वीं ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में ये शासक बना था, अपनी माता अग्नपीना की मदद से। नीरो ने शासन के लिए सबकी हत्या कर डाली। सौतेले भाइयों की हत्या कर डाली, भतीजों की हत्या कर डाली, पत्नी की हत्या कर डाली, सबको मार डाला शासन के लिए। और किन्नरों से विवाह करता है ये, बहुत ही। तो आज भी जब कभी यूरोप में गाली दी जाती है ना, नीरो कह दिया जाता है उसको, नीरो कहीं का, तो ये बहुत गंदी गाली मानी जाती है। इसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है, हर्ष को। एक हर्षवर्धन आपने पढ़ा है, एक कश्मीर में हर्ष पढ़े हो। कश्मीर का नीरो किसको कहते हैं? हर्ष को। कारण क्या है? कारण यह है कि कश्मीर में अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो इसने क्षतिपूर्ति के लिए मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया, मठों को लूटना शुरू कर दिया, प्रजा को लूटना शुरू कर दिया। भैया तुम राजा हो या डकैत हो? तो राजा ही जब डकैत का काम करने लगे और प्रजा को दुखी करने लगे तो उसको नीरो नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा बताओ? तो इसको क्या कहा गया? नीरो कहा गया। जो राज तरंगणी फर्स्ट के लेखक हैं कल्हड़, वो इसी के दरबार में थे, तो उन्होंने भी इसको गाली दे डाली। कल्हड़ ने इसको तुरुस्क कहा है। तुरुस्क एक मुस्लिम क्रूर शासक है, उनसे तुलना करी जाती है किसकी? हर्ष की। तो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि कल्हड़ किसके दरबारी थे? राज तरंगणी के लेखक कल्हड़ किसके दरबारी थे? तो किसके दरबारी थे? हर्ष के। किसके दरबारी थे? हर्ष के। ठीक है ना। अब राज तरंगणी के बारे में भी मैं बता देता हूं आपको। अब राज तरंगणी 3 है भैया। कितनी है? 3। राज तरंगणी कल्हड़ ने हर्ष के दरबारी थे ना, लिखी तो थी पर वो पूरी नहीं कर पाए थे। ये राज तरंगणी फर्स्ट पूरी होती है जयसिंह के कार्यकाल में। जयसिंह लोहार वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है, तो राज तरंगणी निम्न में से किस शासक के काल में पूरी हुई थी? तो जयसिंह आंसर लगेगा। तो लास्ट अंतिम शासक कौन हो गए इसके? जयसिंह। जयसिंह के टाइम पे महत्वपूर्ण घटना क्या होती है कि राज तरंगणी पहली जो है वो पूर्ण होती है। बोलो बात क्लियर है वाली? अब राज तरंगणी फर्स्ट की बात कर लेते हैं। राज तरंगणी फर्स्ट किसके द्वारा रचित है? कल्हड़। इसमें तरंगणी का मतलब है तरंग, तरंग है इसमें। अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने अध्याय हैं तो 8 अध्याय हैं, 8 तरंग है। अध्याय को क्या कहा गया है इसमें? तरंग। ठीक है, तरंग है 8, जिसमें कितने श्लोक हैं? 8000 श्लोक। तरंग नंबर 1 से 3 आपको बताता है कश्मीर का प्राचीन इतिहास। 1 से 3 तक का तरंग आपको क्या बताता है? कश्मीर का प्राचीन इतिहास बताता है। जबकि 4 से लेकर के 6 तरंग, 4 से लेकर के 6 तरंग, पहला वंश कौन सा है? कारकोट। दूसरा कौन सा है? उत्पल। कारकोट और उत्पल वंश के बारे में जानकारी देता है। कौन सा? तरंग 4 से 6। अब आ जाते हैं तरंग 7 से 8। तरंग 7 से 8 लोहार वंश की जानकारी देता है। अगर इंडिविजुअल शासक का नाम पूछते हैं तो आप तरंग देख लो कौन से में आ रहा है। पहले से तीसरे तरंग में क्या है? कश्मीर का प्राचीन इतिहास। चौथे से छठे तरंग में क्या है? कारकोट वंश, उत्पल वंश। और 7वें और 8वें तरंग में क्या है? लोहार वंश। क्या है? लोहार वंश। ठीक है, यहां से राज तरंगणी से ये क्वेश्चन बनेंगे, अगर बनेंगे तो। नंबर 1 इसके लेखक कल्हड़, किसके दरबारी थे? हर्ष के दरबारी। कितने चैप्टर्स है? अध्याय है 8। और कौन सा तरंग? 1 से 3 तक प्राचीन इतिहास, 4 से 6 तक कारकोट उत्पल वंश, और आपका 7 और 8 किसको बताता है? हाँ, 7 और 8 बताता है लोहार वंश को।
ठीक है ना, ये तरंग की जानकारी हो गई आपकी। राज तरंगिणी किसका इतिहास बताती है? तीनों कश्मीर का। अब राज तरंगिणी पूरी, अच्छा ये यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि राज तरंगिणी फर्स्ट किसके कार्यकाल में पूरी हुई थी? जयसिंह के। किसके? जयसिंह के। ठीक है। राज तरंगिणी सेकंड, राज तरंगिणी सेकंड के बारे में बात करते हैं तो इसमें कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। इसके रचनाकार कौन है? जोनराज। राज तरंगिणी सेकंड के रचयिता पूछे जाएंगे तो, और उनका नाम है जोनराज। जोनराज ने राज तरंगिणी सेकंड की रचना की थी। तीसरी राज तरंगिणी जिसको हम जैन तरंगिणी भी कहते हैं, इसकी रचना करी थी आपकी श्रीवर ने। श्रीवर को किसका? जैनुल आबदीन यानी कि शाहमीर वंश का संरक्षण प्राप्त था। ठीक है। ये राज तरंगिणी फर्स्ट के लेखक कल्लड़, सेकंड के लेखक जोनराज, थर्ड के लेखक श्रीवर। ठीक है, क्लियर है ना? पहली में कितने चैप्टर? 8। 8 एक, और श्लोक कितने हैं? 8000। 1 से लेकर के 3 तक के तरंग, और 4 से लेकर के 6, और 7 और 8 लोहर। किसके टाइम में पूरी हुई थी?